अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, पीडीएम इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है कि तकरीबन नाकाम हो चुकी है। अब बस ये कह लीजिए कि एक बाकायदा आके अनाउंसमेंट नहीं हो रही, लेकिन बाकी इसमें हर चीज़ हो रही है। कम अज़ कम पीपल्स पार्टी इसमें मौजूद नहीं है। बाकी पीडीएम की जो सियासी जमातें हैं वो क्या मुत्तफ़िका लाहेअमल अपनाती हैं वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के साथ एक वजूद था पीडीएम का, वो फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा और काफ़ी ज़्यादा शिकवे शिकायत हैं जिनका दूर होना फ़िलहाल नामुमकिन नज़र आ रहा है। ऐसे सूरत हाल में बहुत सारे सवालात हैं। बिलावल साहब कह रहे हैं हम हमज़ा और शहबाज शरीफ से बात कर लेंगे और हमें कोई नहीं निकाल सकता और आपस में नहीं बयानबाजी करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मुस्तकिल हम देख रहे हैं कि बयानबाजी का सिलसिला दोनों जानिब से जारी भी है। दूसरी जानिब अगर हम PMLN और दीगर जमातों की बात करें तो वो भी मुसलसल पीपल्स पार्टी को निशाने पर लिए हुए हैं और उनका ये इसरार है कि पीपल्स पार्टी ने नुकसान पहुंचाया है। अगर वो वापसी चाहती है तो फिर हर वो फैसला मानना होगा जो पीडीएम करे, और अगर नहीं तो फिर अपना फैसला अलग कर ले, अपना रास्ता अलग कर ले। इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे सवालात हैं और उन पर हम ख़ास तौर पर बात करेंगे PMLN के अंदरूनी मामलात की भी, कि फिर क्या इस सारी सूरत हाल में ये समझा जाए कि मरीम नवाज़ नाकाम हो गई हैं और ऐसी सूरत में क्या हमज़ा शहबाज आगे आ जाएंगे, उनको मौका मिलेगा, वो लीडिंग फ्रंट पर होंगे। और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि आखिर आगे आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब का क्या किरदार होगा। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ और जैसा कि आज सबसे पहले इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये सुनवाना चाहूँगी कि बिलावल भुट्टो ने इस बारे में सीधी सीधी जो बात की है वो उनका क्या मौक़िफ़ है और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सेनेट इलेक्शन से लेके आज तक सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का ऑपोजिशन कर रही है। बाकी जो हमारे ऑपोजिशन के दोस्त हैं वो तो ऑपोजिशन से ऑपोजिशन ही कर रहे हैं और हम समझते हैं कि इसका जो फायदा है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को हो रहा है। वो इसलिए कि हमें सब अपना आपस के छोटे मोटे इश्यूज को साइड पे रख के हुकूमत को फोकस में रखना चाहिए और हुकूमत का मुखालफत करना चाहिए। कुछ भी ना कहा और कह भी गए वाली सूरत हाल है। मैं ज़रा जल्दी से आपको ये भी सुनवा दूं कि PMLN के राना सनाउल्लाह इस सारी सूरत हाल पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं। जो हुकूमती इत्तेहाद के वोटों से अपोजिशन लीडरशिप हासिल की है वो पीडीएम की बुनियादी जदोजहद के जो है वो खिलाफ अमल है। आज भी पीपल्स पार्टी के पास वक्त है कि वो अपनी इस गलती को तस्लीम करें और ये अपोजिशन लीडरशिप जो है ये पीडीएम की सरबराही मीटिंग में इसको आगे विड्रॉ करे और उसके बाद अगर उसका क्लेम है कि वो अपोजिशन लीडर बनना चाहते हैं सेनेट में तो उस क्लेम को पीडीएम के सामने रखें। इमरान साहब, गल वध गई है, फिर यही कहा जाए कि अब वापसी मुमकिन है पीपल्स पार्टी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात वही है जो हमने कल डिस्कस की थी। देखें, पीडीएम की जो सियासत है वो उस नहज पे चली आई है कि पीपल्स पार्टी खुद चाहती है कि वो खुद तो इस बात का ऐलान ना करें कि हमने पीडीएम छोड़ दिया, लेकिन पीडीएम इस बात का ऐलान कर दे कि हमने पीपल्स पार्टी को अलग कर दिया। अब वापसी की कोई राह नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो ये चाहते हैं कि आप उनके पास ये रास्ता रहे वापसी का कि कभी फिर ज़रूरत पड़ जाए तो वो कि हमने तो नहीं छोड़ा था, आप लोगों ने हमें कहा था। उसका वाज़ेह सबूत आज बिलावल भुट्टो सरदारी की गुफ्तगू है। अगर आपने वो गुफ्तगू सुनी है जैसे हमने सुनाई भी है तो उसमें उन्होंने दबे अल्फाज में ये बता दिया है कि हमें बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप निकाल देते हैं फ़र्क तो ये है। उन्होंने फिर एक दफ़ा याद दिलाया कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो इमरान खान को फायदा होगा और पीडीएम तो सिर्फ एक नुक्ते पे इकट्ठा था ना, एंटी इमरान खान। लिहाजा उन्होंने ये बावर कराने की कोशिश की है कि हमने जो भी किया उसको भूल जाए, लेकिन ये इत्तेहाद फिर भी लड़ता बिड़ता इसको कायम रहना चाहिए। और नून लीग ये करी कि विकेट के दोनों तरफ खेलने का टाइम नहीं है। अब मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला कर लिया है कि वो इस तरह बात नहीं करेंगे। अच्छा। अब मैं अगर आपको वाकफा निहाल ये बता दूं कि आज हमारे वाकफा निहाल ने जो स्टोरी सुनाई है मियाँ शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की मुलाकात की, जो आज जेल में दोनों बाप बेटा की मुलाकात हुई है, तो हिलाली साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग आज की मुलाकात थी। मियाँ शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के दरमियान जो मुलाकात हुई है, असल में ये मुलाकात जो थी उसमें यह तय किया गया है कि मुस्लिम लीग नून आइंदा क्या करेगी। तो मियाँ शहबाज शरीफ ने हमज़ा शहबाज से यही कहा है कि हमारी तवज्जो पूरी अगले इलेक्शन पे ही होनी चाहिए। हमने अब कन्फ्रंटेशन की जो उस तरह की सियासत है, हमें उस तरह से उस लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, हमने अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हम इन बखेरों में पड़ के अपने आप को नुकसान पहुँचाएँ मज़ीद,
और हम अपने असल मकसद को भूल जाए। तो इसलिए हमने अब पीपल्स पार्टी की इस तरह की बातों में नहीं आना, लिहाजा आप ऑन ग्राउंड अपने ताल्लुकात, अपने राब्ते तेज करें और अगले इलेक्शन की तरफ पूरी तवज्जो मरकूज करें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो हुकूमत को आड़े हाथों नहीं लेंगे। उन्हें जब भी मौका मिलेगा, जहां मौका मिलेगा, वो हुकूमत पर तनकीद भी करेंगे, हुकूमत की खामियां जो हैं वो भी सामने लाएंगे। बिल्कुल ठीक है, और ये भी तो इलेक्शन तैयारी का हिस्सा ही होगा। हाँ जी, लेकिन ये बात है कि वो अब मैदान को उस तरह से खाली नहीं छोड़ेंगे, ना ही वो पीपल्स पार्टी को अब मुस्लिम लीग नून का कंधा इस्तेमाल करने देंगे। जी लाली साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है? पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस नहीं आएगी? अब क्लियरली अब इसकी बस अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, क्योंकि अब तो सीईसी का इजलास भी उन्होंने अपना डिलेड कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। जी देखिए, क्या मैं आपको बता सकता हूँ, ये एक और चीज़ शहबाज शरीफ ने मेरे ख्याल में हमज़ा को कहा है, लोग कहते हैं, और वो ये है कि अब मरियम बेहतर है कि निकल जाए, जाके उधर अपने बाप के साथ बैठे और हम मसले को इधर ठंडा करेंगे 1-2 साल तक। इन अदर वर्ड्स, उसका कुछ स्कोप है ही नहीं, मरियम का रूम नहीं रहा उसके पॉलिटिक्स के लिए। मगर जब आप पीडीएम की बात करते हैं तो अब आपको बात करना चाहिए कितने पीडीएम्स हो गए हैं? 2 तो हो गए हैं ना, एक में 10 हैं और एक में 2 हैं। 10 के अंदर 2 हैं और बाकी टांगे पार्टीज हैं। और जैसे इन्होंने गवर्नेंस नहीं कर पाई, सो इन लोग ऑपोजिशन भी ठीक नहीं कर पा सकते हैं और पीटीआई को क्रिटिसाइज करते हैं। सोचिए तो सही, खुद देखिए क्या व्हाट अ मेस दे हैव मेड ऑफ देमसेल्व्स, और पीटीआई को कहते हैं आपको हुकूमत करना नहीं आता है। इट्स सो सैड। मैं समझता हूं कि एक दो और चीजें, एक पुराना पिपलिया ने मुझे बताया है आज, और वो ये है कि ये शहबाज शरीफ के पीछे लगे हैं, ये चाहते हैं कि उसको असेंबली के ऑपोजिशन से, के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से हटाए, झटका दें उसको, और वो कहते हैं कि हम छोटे पार्टी के आदमी को रखना चाहते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और अगर भी हम कामयाब ना हैं हम इसके पीछे लगे रहेंगे और इसको हम वी विल कीप देम अंडर प्रेशर। तो बेसिकली मेरे ख्याल में ऑपोजिशन पॉलिटिक्स आर एट एन एंड, खत्म हो गए हैं। पाकिस्तान, ये पीटीआई के पास 2 साल है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने छेड़ दिया है हिलाली साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखें इसमें एक तो ये आपने जो बात की कि 2 एक तरफ हैं, तो अब एएनपी के साथ भी पीएमएलएन ने भी और फजलुर रहमान साहब ने भी राब्ता किया है, तो वो उन्होंने भी इशारा दिया कि हम पीपी को छोड़ देंगे। तो लगता है कि फिर इस मामले में पीपी हमें अलग नजर आएगी। और दूसरी जो चीज़ आपने लीडर ऑफ अपोजिशन की बात की, इमरान साहब, मैं ये बात आपकी तरफ भी लेके आना चाहूँगी। ये भी अब बात की जा रही है कि आजम नज़ीर तारड़ की सरबराही में सेनेट में अपोजिशन का एक अलग अपोजिशन इत्तेहाद होगा, और वो यूसुफ रजा गिलानी को कहते हैं हम नहीं मानते। वो कहते हैं जी 27 जो सेनेटर्स हैं, 27 उनका एक अलग से अपोजिशन इत्तेहाद के नाम से होगा, वो अलग मंचों पे बैठेंगे और अपना एक अलग जो है वो रखेंगे। तो इस तरह ये भी कह रहे हैं हम भी नहीं फिर उन्हें मानते। यही बात है ना। अब देखिए, जब यही तो बात, इसको कहते हैं जूतों में दाल बटना। जब इस तरह से होगा तो फिर ये अपना मकसद तो हासिल नहीं कर पाएंगे। और जिस तरह से हिलाली साहब फरमा रहे थे, इसका सरासर फायदा तो पीटीआई को होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि पीटीआई के अगले 2 साल सिक्योर हो गए, क्योंकि जब अपोजिशन उनको वो प्रेशर ही नहीं दे पाएगी तो उसके लिए इतना मसला नहीं है। अब फिर वापस आ जाते हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सियासत की तरफ। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उसका एक जेन्युइन जगह बनती है साउथ पंजाब में। वो समझती है कि साउथ पंजाब में पीटीआई की हुकूमत क्योंकि पूरे पंजाब में ही परफॉर्म नहीं कर पाई, और साउथ में ख़ास तौर पे इन्होंने ना जनूबी पंजाब का जो वादा था उसको पूरा किया सूबा अलग बनाने का, ना उस तरह से वहाँ कोई काम करवाए। तो लिहाजा वो ये चाहते हैं कि साउथ पंजाब में अपने लिए कुछ जगह बना लें। अब मुस्लिम लीग नून जो है उसका भी मैदान पंजाब है, उसकी भी होम ग्राउंड पंजाब है। मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि हमारे कुछ लोग जो इलेक्टेबल्स मुस्लिम लीग नून को छोड़ के पीटीआई में चले गए थे, उनको मना के उनको हम वापस ले आए। और आपको याद होगा कि मरियम नवाज ने जो सेनेट के इलेक्शन के मौके पे बात की थी कि जनाब हमसे लोगों ने कहा और हमने वादा किया है मुस्लिम लीग नून का टिकट चला है। तो वो लोग हैं जिनके ये बात हो चुकी है। मुझे वज़ीर आला हाउस से भी ये बात कन्फर्म हुई कि खुद पंजाब के आला क़यादत को, पीटीआई की आला क़यादत को, ना सिर्फ आला शख्सियात को, ना सिर्फ उन
लोगों के नाम पता है, बल्कि उन्हें अच्छी तरह ये पता है कि उन्होंने ये कौन लोग थे पीटीआई के जिन्होंने मुस्लिम लीग नून से वादा लिया। लिहाजा ये खिचड़ी अब जो बनेगी ये उसका मैदान बनेगा पंजाब। अब इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मुस्लिम लीग नून ने जो फैसला किया है कि वो मैदान में ज्यादा रहेंगे, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो अपने इस मैदान को लूज नहीं करना चाहती। पीपल्स पार्टी चाहती है कि अदम एतमाद ले आई जाए पंजाब में, जबकि पीएमएलएन नहीं चाह रही है, जो आपने अभी स्टोरी दी थी। अब अगर काफ लीग आ जाती है बरसरे इक़्तिदार, अगर कोई ऐसी तहरीक, तो पीपल्स पार्टी नून लीग के बगैर तो नहीं ला सकती अदम एतमाद। यही तो गेम है। शहबाज शरीफ साहब की आज मुलाकात में मैंने आपको क्या कहा कि उन्होंने हमजा साहब से कहा कि जनाब आप सिर्फ अगले इलेक्शन पे नजर दें। वो क्यों नहीं चाहते? इसलिए नहीं चाहते कि अगर इस वक्त अदम एतमाद लाते हैं तो हिलाली साहब, जैसे हमने पहले कहा था, चौधरी परवेज लाई को वजीर आला बनाना पड़ता है। चौधरी परवेज लाई अगर वजीर आला बनते हैं तो जो 3 साल में इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून में तोड़ फोड़ नहीं कर सकी, चौधरी परवेज लाई एक ऐसे आदमी हैं जो उनमें वो तोड़ फोड़ कर सकते हैं अगर वो वजीर आला बन गए। मुस्लिम लीग और वो सुबह भी ज्यादा शायद बेहतर चला सकें। उनको नुकसान होगा। और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर हम इत्तेहादी हुकूमत में शामिल हो गए तो उन इलेक्टेबल्स को पीपल्स पार्टी में शामिल करने का ज्यादा मौका मिलेगा। इसलिए मुस्लिम लीग नून को सूट ही नहीं करता कि वो पंजाब में अदम इत्तेमाद लाए। ये बुजदार सरकार जो है उनके लिए फायदे वाली, ये खुशी की बात है। उस्मान बुज़दार बड़े खुश नसीब है, ना पीपल्स पार्टी ना पीएमएलएन चेंज करना चाहती है, ना पीटीआई चेंज करना चाहती है। हिलाली साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स पंजाब का ख़त्म है, अब इलेक्शन तक ऐसा ही चलेगा मामला। मगर एक दो चीज़ें मैं ये ज़रूर कह दूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जो है हर सूरत से वो नहीं चाहता कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ का पॉपुलैरिटी बढ़े, और मेरे ख्याल में अदर थिंग्स आर इन स्टोर। इसलिए कि जो हो रहा है लंदन में, जिस किस्म के लोगों को ये नवाज शरीफ मिल रहा है, आई एम सॉरी टू से कि अब बड़े सीरियस क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं उस आदमी के क्रेडिबिलिटी पे, उस आदमी के फेथफुलनेस पे और उस आदमी के सेंस ऑफ जजमेंट पे। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स पाकिस्तान में they are going to take an ugly turn अगर ऐसा ही चलता रहा। इसलिए कि एक बहुत बड़ी पार्टी है इस मुल्क की, और ख़ास तौर इट्स इन अ बिग प्रोविंस, और उस पार्टी का सरबराह इज एक्टिंग वेरी इररिस्पॉन्सिबिलिटी इन लंदन। लेकिन उसी पार्टी का एक और फेस भी तो है, वो शहबाज शरीफ है। तो हिलाली साहब आपकी इस बात से तो मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इनको रोल मिले, लेकिन अभी तक की आप देखें कि एस्टेब्लिशमेंट इसको कर्टेल करने में उस तरह से कामयाब नहीं हुई। अब मैं जो बार बार ये कह रहा हूँ कि हमजा शहबाज को शहबाज शरीफ ने कहा है कि ऑन ग्राउंड मुतहरिक हो जाए, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? ऑन ग्राउंड ये मुतहरिक होंगे और एस्टेब्लिशमेंट के सामने ये बावर करवाएंगे उनको कि देखें जनाब ऑन ग्राउंड हमारी पोजीशन बेहतर है और हम तो आपकी हर बात मानते हैं, और इन दोनों ने तो वाकई उस तरह हम तो आपके साथ ताल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज जो है वो अपना खेल इस तरह से जारी रखेंगी कि वो आके कन्फेडरेशन की भी सियासत करती रहेंगी, उस तरह की बयानबाजी भी करती रहेंगी, ताकि उधर से एक तरह का वो पंजाबी में कहते हैं चिकावा या डर भी एक रहे कि अच्छा अगर ज़्यादा इन्हें दबाया तो उधर दूसरी तरफ से ये मामला भी है। तो ये बड़ी गेमिंग हो रही है इसमें, और मैं समझता हूँ कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की जो पॉलिसी है, आप देखेंगे पंजाब में ये मरियम का आपने बात की है तो मैं इस पर जरूर आपसे मजीद बात करूंगी। मरियम को आप देख रहे हैं फर्दर अभी कि वो बोलेंगे भी, मुतहरिक नजर आएंगी? वो सिर्फ उसी वक्त बोलेगी जब मुस्लिम लीग नून को उनके बोलने से फायदा होगा। जिस वक्त मुस्लिम लीग नून को और मियां नवाज शरीफ को उनके बोलने से नुकसान होगा वो चुप साध लेंगे। अच्छा, हिलाली साहब का तो ख्याल ये नहीं है हिलाली साहब कि क्या मरियम के बोलने से फायदा होता है या नुकसान होता है? जब वो अपना मुंह खोलती है तो नुकसान होता है पार्टी को, ख़ास तौर विद द पावर्स दैट बी। और ये लोग जो समझते हैं कि वोटर्स के साथ वो पॉपुलर हो रही है, शायद वो वोटर्स के साथ ऐसे बातों से पॉपुलर हो रही है, बट वो कहते हैं ना, इट इज़ नॉट द वोटर्स, इट इज़ हु काउंट्स द वोट्स। लेकिन पता क्या, हिलाली साहब जो बात कर रहे हैं ना, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप देखें कि मरियम नवाज ने पिछले कुछ अरसे में जिस तरह से अपने कारकुन को चार्ज किया, जिस तरह से वो अपना उनके मौक़िफ़ से 1001 इख्तलाफ किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो उन्होंने किया वो ठीक किया,
लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून के कारकुन को उसने चार्ज किया, और अगर कोई लीडर अपने कारकुन को चार्ज कर ले और उसमें एनर्जी भर दे तो उसका मतलब है कि अपनी जमात के कारकुन के लिए वो कामयाब। लेकिन इसका क्या पैमाना है, हम इसको कैसे जज करें कि वो कारकुन चार्ज हुए या नहीं? क्योंकि जहां तक अगर जलसों जुलूस की हम बात करते हैं वो उसमें तो मैं मिक्स नजर आया है, तासुर के कहीं पे बहुत अच्छा क्राउड रहा, कहीं पे नहीं, और वैसे भी इतनी सारी पार्टीज का क्राउड था, वो कोई अकेली PMLN का क्राउड तो था नहीं। पहली बात तो ये कि लाहौर के जलसे के बारे में आप कह सकती हैं, लेकिन मुझे तो मेन तो जलसा इनका तो वही था ना। 74 साल में बता दें कि मुस्लिम लीग नून का कौन सा कारकुन कब आपको चार्ज नजर आया था? ये तो होता ही नहीं। मुस्लिम लीग नून का कारकुन वो वाला नहीं है, वो पीपल्स पार्टी का ही खासा है कि जो नहीं, मैं तो आप ही के सवाल पे कह रही हूं कि जो आपने कहा। लेकिन असल चीज है, बार्स में स्ट्रीट की बात कर रहा हूं कि वो आपस में क्या गुफ्तगू करते हैं, उनको किस तरह। मुस्लिम लीग नून का वोटर है बिजनेसमैन, उनका वोटर है बस जाके वोट डालने वाला, वो चूड़ी खाने वाला मियाँ मिट्ठू है, वो कुर्बानी देने वाला मियाँ मिट्ठू नहीं है। हिलाली साहब, आपको लगता है कि PMLN में मरियम आगे इनका फेस होंगी, या फिर अब ओवरऑल हमें नजर आएगा कि वाकई नून में से शीन निकल आएगी, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब ही पार्टी को संभालेंगे? देखिए, आपको एक चीज प्लीज एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन रखें कि अगर हमजा और शहबाज बार बार फायर फाइटिंग कर रहे हैं इसलिए कि मरियम फायर्स को लगाती है, तो एक ना एक दिन इन दोनों के दरमियान में एक लड़ाई होनी है। आई मीन दे हैव टू, वो कहेंगे भाई ये क्या चक्कर है, जब तुम कुछ कहती हो एक आग लगता है और हम आके फायर फाइटिंग करते हैं, जब तुम कुछ कहती हो हमें भागना पड़ता है एस्टेब्लिशमेंट पे, गेट नंबर 4 पे बुरका में जाना पड़ता है और मामले को सुधरना पड़ता है। तो यू नो दिस इज नॉट द वे। अगर हमने पंजाब में हम पॉपुलर हैं, पंजाब में हम इफेक्टिव हैं, पंजाब में मेरी इज्जत है, पंजाब में तुमने क्या किया है अपार्ट फ्रॉम फायर फाइटिंग और लोगों को उठाया है, उकसाया है? इट्स नॉट वर्किंग। इसलिए कि वो जो अवाम है जो नारों पे चलता है, दैट इज नॉट पाकिस्तान। वो एक हिस्सा है पाकिस्तान का, मगर वो सब पाकिस्तान नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक ना एक दिन ये चाचा जो है भतीजी को कहेगा कि इनाफ इज इनाफ। लेकिन इमरान साहब तो कहते हैं कि ये मिलके खेल रहे हैं, इन्होंने तो असाइन ही नहीं किया हुआ ये रोल। अरे यार ये मिलके खेल रहे हैं, ठीक है खेलने दे मिलके, मगर एक ऐसा इसे आफ्टर अ वाइल ये गेम जो है इस काउंटर प्रोडक्टिव। एक हद तक गुड कॉप बैड कॉप वेरी गुड अब तक चला है और वाकई ये एक है, मगर मैं आपको कह रहा हूं अगर ये ऐसा ही चलता रहे तो एक ना वक्त आएगा जब वो आके दे विल से दिस, और अगर एक ही है तो फिर दोनों जाएंगे। अच्छा, अब बात ये है हिलाली साहब, मुस्लिम लीग नून की सियासत को ना उस तरह से देख नहीं रहे। आप देखिए उन्होंने किया क्या। एक तो मैं तो ये समझता हूँ कि मिलजुल के खेल रहे हैं, मैं तो इस बात को मानता हूँ कि वो मिलजुल के खेल रहे हैं आपस में सलाह मशवरे से, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो देखिए उन्होंने मैंगल को अपने साथ मिला लिया, अचकजई को अपने साथ मिला लिया, यानी अब सिर्फ पंजाब की आप बात ना करें, वो उस पूरी कोशिश में है कि दूसरे सूबों में भी लोगों को अपने साथ मिलाएं ताकि अपना जो है वो पूरा कर सकें कि हम सिर्फ सूबे की एक जमात नहीं है। और जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आएगा वो इसमें मजीद इजाफा करेंगे। अच्छा, मुझे एक जरूर इन अदर वर्ड्स देखिए, नहीं एक मिनट, आई वांट टू से माय पीस नाउ। देखिए क्या कहा है इमरान याकूब, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैंगल का भाई BLA का लीडर है, हिंदुस्तानी पासपोर्ट है और उनसे पैसे लेता है। मैंगल का भाई जावेद मैंगल। अचकजाई जो है उसके बारे में मुझे कहने की कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो मशहूर है, वो तो जब मौका मिलता है वो अपने वतन को गाली देता है। अब इन दोनों के साथ नवाज शरीफ ने अपना आप का लगन शुरू किया है, तो वेयर इज नवाज शरीफ? इसलिए जो मैं पहले बता रहा था, इसकी हरकतें जो हैं लंदन में, वेयर डज ही स्टैंड? वो तो उन लोगों के साथ है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। अच्छा हिलाली साहब, आई एम वेरी सॉरी, अगर फिर भी लोग चाहते हैं कि ऐसे आदमी इलेक्ट हो तो हिलाली साहब, तो फिर वो लोग और मैं एक मुल्क में नहीं रह सकते। अच्छा हिलाली साहब, बात ये है कि आपका नुक्ता नज़र जो है ना वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। उसकी बुनियादी वजह है कि अगर इतनी बात है तो इलेक्शन कमीशन में जाके रियासत पाकिस्तान उन पर पाबंदी क्यों नहीं लिखवाती?
देखे ना, लोग तो उनको वोट देते हैं। और इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं। दूसरी बात ये है कि इस तरह आप देखें कई जमातें जिन पे इल्जामात लगते रहे हैं, और जिसके खिलाफ जब तक कोई चीज ऐसी साबित नहीं होती, अगर किसी का भाई किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे घर को, पूरे खानदान को फांसी पे लगा दें या कातिल करार दे दें। इस पे रियासत पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ लोग हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन हम सबको करार नहीं दे सकते। अगर उनको अवाम उनके हल्के बड़ा अच्छा सवाल देते हैं, अगर उनको वोट देते हैं तो हमें उनकी इज्जत करना बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, इसी एंडिंग नोट पे हम बहुत अच्छी बात है आपने कहा है, बड़ी अच्छी बात कहा है। आखिर लोग हिटलर को भी वोट देते थे, उनकी भी इज्जत एक्सपोज करनी चाहिए। लोग मूडी को भी वोट देते हैं, और जो उसने हिंदुस्तान की हालत की है उसको भी इज्जत देनी चाहिए। तो फिर वही बात है, डेमोक्रेसी तो फिर यही है कि एक वक्त आता है जिधर आपका जो रबर बैंड है इतनी इलास्टिसिटी होती है, उसको आप खींचते जाएं तो वो टूटेगा, और जब वो टूटेगा there will be consequences। अच्छा, हिलाली साहब कि ये सब हिलाली साहब सब देख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हिटलर भी कई लोगों का हीरो था, आपका और मेरा नहीं है। मोदी को हम फाशिस्ट कहते हैं, लेकिन आप इंडिया में जाके देखें, लोग जो उनके नेशनलिस्ट हैं वो तो ऑब्वियसली, इसलिए आप अपनी मर्जी से तो ये हिटलर को भी फैशिस्ट सुने सर, बात तो हिटलर को भी अच्छा देते थे हिलाली साहब, मैं ये मुसलिनी को भी बहुत अच्छा कहते थे। तो सर बात तो यही है ना कि हमारी नजर में कोई हो या ना हो, लेकिन जिन लोगों की नजर में वो अपने अपने लोग मानने वाले हैं, अपनी अपनी बात करने वाले हैं, उनका अपना नुक्ता नजर। चलिए जी, यही जमहूरियत है, और एक दूसरे को हम स्पेस भी दें, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसी कोई सूरत के मुल्क तकसीम हो। बात यह है कि जो भी लीडरशिप पे इल्जामात हैं, अगर वो उनके सबूत सामने आए तो फिर ही उन्हें कौमी सियासत से अलग किया जा सकता है। बहरहाल जनाब, बात कहीं और निकल गई, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं कराची की, जहां पर बहुत बात होती है लेकिन फिर बात कहीं और निकल जाती है और कराची के मसाइल वहीं के वहीं रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कराची वालों की भी क्या किस्मत है, इंतजार और इंतजार ही कर रहे हैं। पिछले साल आपको याद होगा जब तबाहकुन बारिशों के बाद कराची बिल्कुल डूबा हुआ था, तो उसके बाद एक हंगामी बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया गया था, और उसके बाद से सब इंतजार कर रहे थे कि शायद अब की बार कोई तकदीर बदल जाएगी। कोई कमेटी भी बन गई थी, फिर कमेटी बन गई, लेकिन फिर कमेटियां ही बनी, हमें कोई ग्राउंड पर उस तरह से काम होता बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया। आज फिर असद उमर साहब अब ये कह रहे हैं कि जनाब हम ये कर रहे हैं, ये करेंगे, लेकिन वो सब कब होगा, क्या उम्मीद है इस बार, ये भी सिर्फ ऐलानात ही रहेंगे। जानते हैं हिलाली साहब का माहिराना तबसरा और तज्जिया भी, और इसके साथ साथ चूंकि वो खुद कराची के शहरी है तो एक आम आदमी की क्या सोच है, उस हैसियत से वो क्या देख रहे हैं। हिलाली साहब, कोई उम्मीद है आपको कि ऐलानात से आगे कोई बात बढ़ पाएगी? नहीं, मेरे ख्याल में अब उम्मीद ख़त्म हो रही है। देखिए, उम्मीद कैसे हो, 3 साल गुजर गए, 2 सीट्स हैं सिर्फ पीपीपी के कराची में, 14 सीट्स हैं पीटीआई के। क्या हुआ है कराची में? सर्कुलर रेलवे अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, कब से दखियानों के ज़माने से चल रहा है। ये खुद कह रहे हैं ग्रीन लाइन ये अब लगाएंगे, कब से हम सुन रहे हैं लगाएंगे, कुछ नहीं हुआ। ये नाला जो सफाई हो रही है काइंड ऑफ। ट्रैमवे पूछे ना, ये इन्होंने वादा किया था कि ट्रैमवे बनाएंगे, किधर है वो ट्रैमवे? K4 पता है आपको? K4 14-15 कितने साल हो गए हैं, और किधर से आ रहा है? उसको रीरूट किया गया है कि बहरिया के थ्रू आए, कि गॉडफादर है ना बहरिया के मालिक, उसके जमीन को उसको भी पानी देते हुए आए। कितने साल हो गए? 10 साल। ये जो है ये 1.5 साल में चीनी बना सकते हैं, चीन ये बना सकते हैं, अभी तक ये हुआ नहीं है। कराची को इन्होंने 400 मेगावाट बिजली दिया है, 1000 और मेगावाट बिजली की जरूरत है। कराची के टैक्सेस इतने देते हैं कि इससे बहुत ज्यादा खरीद सकते हैं, मगर इनको शर्म नहीं आई कि कराची को इतना ये दें कि लोगों को रोजगार मिले और इंडस्ट्री चले। नो साइन ऑफ इट। एक और चीज, किमाड़ी से रास्ता निकलता है, पूरे शहर के बीच से जाता है, फिर जाके नेशनल हाईवे को लगता है। हाँ, खुदा के लिए एक एलिवेटेड रोड बनाओ फ्रॉम द डॉक्स। एक ही तो आपका पोर्ट है जो चल रहा है एट द मोमेंट, पूरे पाकिस्तान का, उधर से ले जाए ओवर द सिटी और जाके नेशनल हाईवे को मिलाएं। कुछ नहीं।
सही। और अभी आपको मैं बताता हूँ, बारिश आपको याद है जब बारिश हुए थे, बल्दिया, नाजमाबाद साइट, रोड्स ही नहीं है, रोड्स नहीं है, हर रोड जाके गटर में खत्म होता है। बिल्कुल, कोई रोड नहीं है उधर। बिल्कुल सही। तो आपको लगता है कि कोई अभी भी हम सिर्फ फिलहाल ही देख रहे हैं? बिल्कुल हिलाली साहब, मैं जरा इमरान साहब से भी इस पर जरूर बात करूंगी। इमरान साहब, सिर्फ तारीख पर तारीख ही मिलेगी कराची वालों को, या पैकेज हतमी तौर पर मिल भी जाएगा और कभी उसके समरात नजर भी आएंगे? उसके समरात आप हिलाली साहब के चेहरे पे देख लें। ये एक ऐसा कर्ब और दर्द है जो हर कराची वाले का है। हर कराची वाले का चेहरा आपको ऐसे नजर आएगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर असद उमर साहब ने अभी जितने ऐलान किए हैं उन पे अमल हो जाए तो कराची वालों की तो सुनी जाए। और मैं समझता हूँ कि आप असद उमर को भी छोड़ें, सही, इस हुकूमत को तो छोड़ दें। इसने तो 3 साल में कहीं भी कुछ नहीं ना किया। आप देखें पिछले 5 साल में पिछली 3 हुकूमतों ने कराची के लिए क्या क्या ऐलान नहीं किया, और वो हुकूमतें सुन भी रही हैं। मुर्तजा वाम साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। मुर्तजा वाम साहब की भी बात सुन लेते हैं। गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी भी उनमें शामिल है। अभी मुर्तजा वाम साहब से मैं इसीलिए कह रही हूं ना कि उनसे बात करें। 2015 में बिलावल भुट्टो की जानिब से 150 अरब के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने फरवरी 2000 में ग्रीन लाइन बस का इफ्तिताह किया। फिर लियारी एक्सप्रेस वे, सर्कुलर रेलवे, पानी के मंसूबों, 2017 में शाहिद खान अब्बासी ने 25 अरब के मंसूबों का। अब मुझे आप ये बताएं, इमरान खान ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के 162 अरब के पैकेज, अल्लाह के बंदों फिर 630 अरब के। चले मुर्तजा वाब से पूछते हैं, मुर्तजा वाब साहब कोई पैसे मिले भी हैं या सिर्फ ऐलान ही हुए हैं? की हुकूमत से अभी तक तो कोई पैसे जो हैं सिंध हुकूमत को या कराची की तरक्की के हवाले से कराची के इदारों को अभी तक तो ट्रांसफर नहीं किए गए। अच्छा। और मैं बहुत हद तक अपने दोस्त से इत्तफाक करूंगा कि कराची का बुनियादी मसला यही है कि ऐलान कर दिया जाता है वफाकी हुकूमत की जानिब से, कराची के बारे में कहते सब हैं कि पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल कमर्शियल कैपिटल है, लेकिन जिस तरीके से वफाक को कराची के इशूज को रिजॉल्व करने के लिए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से किरदार अदा नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमें फिर ये मसाइल का सामना करना पड़ता है। आप लोगों ने भी तो रकम अनाउंस की थी ना, कुछ पैकेजेस, कुछ तरक्याती बजट और कुछ मंसूबे आप लोगों ने अपने जिम्मे भी लिए थे, वो मजमूई पैकेज था एक, उसका क्या बना? जी, जो कराची शहर के हवाले से सिंध हुकूमत ने कमिटमेंट्स की थी, उन कमिटमेंट्स के ऊपर काम हुआ भी है और काम हो भी रहा है। मैं कराची शहर के हवाले से गुजारिश ये करना चाहूँगा कि अगर 2016 से लेके आप 2021 पिछले 5 साल पर नजर डालें तो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए मेजर डेवलपमेंट के इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिसके अंदर वक्तन फवक्तन मैं भी चीजें डिटेल्स शेयर करता आया हूं, जिसके अंदर सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, अपने वाटर बोर्ड के निज़ाम को बेहतर बनाना, इन तमाम चीजों को किया गया है। मास ट्रांजिट एक ऐसा इशू है जहां पर फेडरल गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करने की जरूरत थी। 2016 में मुराद अली शाह साहब ने सीपेक में कराची सर्कुलर रेलवे को अप्रूव कराया था, लेकिन आज तक वफाकी हुकूमत ने केसीआर के लिए जो सॉवरन गारंटी देनी थी वो अभी तक इशू नहीं की, और आज भी फेडरल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो है वो ML1 है, कराची सर्कुलर रेलवे नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से कराची शहर, सब कहते हैं कि कराची पाकिस्तान को चलाता है, पाकिस्तान का 65-70% रेवेन्यू कराची शहर से आता है, लेकिन उस तरीके से, जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट को जिस तरह वो प्रॉफिट लेती है, इनकम लेती है कराची शहर से, उस तरीके से उन्होंने कराची शहर से अपने वादे वफा नहीं किए। अच्छा मुर्तजा साहब, क्योंकि आप खुद भी कराची में रहते हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के आज आप भूल जाएं कि आप पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आज अपनी वालदा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी तरह बोल्ड होके बात बताएं, दिल पे हाथ रख के, कि जो पीपल्स पार्टी ने 25 अरब के फंड्स का ऐलान किया था, अगर वो ही कराची पे लग जाते तो इस मुआशी हब की क्या आज ये हालत होती? मुराद अली शाह साहब के दौर में मान लिया कि आपने सड़कें भी बनाई, शारा फैसल को भी दोबारा आपने बेहतर किया, सब कुछ किया, लेकिन क्या ये ऊंट में जीरे के बराबर नहीं है? दिल पे हाथ रख के बस बता दें। मैं दिल पर हाथ रख के तमाम इज्जत व एहतराम के साथ ये गुजारिश करना चाहूंगा आपको कि 25 अरब रुपए से कहीं ज्यादा कराची शहर पर लगा है।
मैं सिर्फ आपको छोटे छोटे चीता कुछ प्रोजेक्ट बताता हूँ, जिसके बाद आप तखमीना उसको असेस करा लीजिएगा और आपको अंदाजा हो जाएगा कितने रुपए कराची शहर में लगे। आपने शारे फैसल की निशानदेही की, शारे फैसल को 6 लेन रोड में कन्वर्ट किया, 5 लेन रोड में कन्वर्ट किया। शारे फैसल के ऊपर 4 नए फ्लाईओवर्स, 2 नए अंडरपासेस बने। कराची से लेके ठट्टा का जो रास्ता था, कराची ठट्टा डुअल कैरेज वे, वो सिंध गवर्नमेंट ने बनाई। हालांकि जिम्मेदारी वो नेशनल हाईवे था, जिम्मेदारी NHA की थी, फेडरल गवर्नमेंट की थी, लेकिन सूबाई हुकूमत सिंध ने कंप्लीट की। शारे फैसल के साथ पैरेलल चलती है तारिक रोड, उसको कम्प्लीटली रीडू किया गया। उसके पैरेलल चलती है खालिद बिन वलीद रोड, उसको रीडू किया गया। उसके पैरेलल चलती है यूनिवर्सिटी रोड, उसको रीडू किया गया। हब रिवर रोड, नॉर्दर्न बाईपास के एरिया को कवर किया गया। लेकिन बहुत कुछ होने भी तो वाला ना मुर्तजा वहाब साहब, ये फरमा दीजिए। यूनिवर्सिटी रोड पे बड़ी माजरत के साथ मुर्तजा वहाब साहब, यूनिवर्सिटी रोड पे अभी भी 2-2 फुट के घड़े पड़े हुए हैं, अभी भी आज भी यूनिवर्सिटी रोड पे। और बहुत सारे और एरियाज हैं जहाँ पे बहुत। मैं गुजारिश करूँ, मैं कराची मेरा शहर है, मेरा घर है। आप आए कराची, में आपको लेके चलता हूँ। जहाँ काम हुआ है मैं आपको वो काम भी दिखाऊंगा, जहाँ काम नहीं हुआ उसको मैं तस्लीम करूंगा। देखें, चीजों को बेहतर बनाने के लिए हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना है। लेकिन मैं आपको ये बात जरूर कहता हूँ कि कराची शहर को जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने काम किया, उस तरीके से शायद बाकी सियासी जमातों ने काम नहीं किया। मैं अभी भी कहूंगा, वो लोग जो कराची से तमाम इज्जत शोहरत देकर इस्लामाबाद में इख्तिदार पर बराजमान है, उनसे पूछ लीजिए उन्होंने कराची शहर के लिए क्या किया। मैं तो आपको बता सकता हूँ कि कराची शहर के लिए हमने क्या किया और क्या करने जा रहे हैं। मुर्तजा वहाब साहब, ये फरमा दीजिए कि अब ये कहा जा रहा है कि आखिर तक इस साल के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट कर दिए जाएंगे, तो आप कुछ बताएंगे कि कौन से प्रोजेक्ट हैं जो हो जाएंगे? वाकई ये कोई डेडलाइन मीट कर सकेंगे आप लोग? देखिए, जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो तमाम के तमाम ऑन ट्रैक चल रहे हैं। 2-4 मैं आपको मिसाल अभी दे दूं कि जो कोस्टल बेल्ट की तरफ रोड जाती थी हमारी, हॉक्स बे मौरीपुर रोड, वो तबाही का शिकार थी, बड़ी उसमें प्रॉब्लम थी। उसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया और काम चल रहा है। इंशाल्लाह अगले 2 से 2.5 माह में वो काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा और शहरियों को समंदर की तरफ जो रास्ता जाता है वो एक बेहतरीन कम्यूटेशन सर्विस वहाँ पर अवेलेबल होगी। इसी तरह हमारे जो सनती एरियाज हैं कराची शहर में, तकरीबन कोई 6 सनती जोन्स हैं, उसको सिंध हुकूमत ने उन सनती जोन्स को 4 अरब रुपए दिए थे ताकि वो सनती जोन्स में वो खुद पैसे लगा के खुद उसको मॉनिटर करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सके। अच्छा मुर्तजा साहब, आप तो चले मान लिया आप कर रहे हैं। समीना और मैं ये जानना चाहते हैं कि जो वफाक ये कहता है कि इस साल के एंड तक हमारे मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई वो मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे या अभी भी हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है? वफाक का एक ही मंसूबा है कराची के हवाले से, और वो कराची वालों को उल्लू बनाना है, और वो मैं समझता हूँ उसमें कामयाब होते जा रहे हैं, वो उल्लू ही बना रहे हैं। वफाक ने एक चीज मैं बताऊं आपको, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ और तमाम एहतराम के साथ PTI के हमारे दोस्तों से, मुझे कोई एक प्रोजेक्ट बता दे PTI की हुकूमत जिसने जिस हुकूमत का वजीर आजम कराची के इलाके गुलशन इकबाल से इलेक्ट हुआ हो, वो एक प्रोजेक्ट मुझे बता दीजिए जो कि इमरान खान साहब के दौर में कंसीव हुआ हो, स्टार्ट हुआ हो। अभी भी वो जो ग्रीन लाइन के हवाले से बात कर रहे हैं, वो भी माजी की हुकूमतों का प्रोजेक्ट है। ये इनकी नालायकी थी, इनकी इनकॉम्पिटेंस थी कि अभी तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाए। तो आपको भी कोई उम्मीद नहीं है आवाम की तरह के ये प्रोजेक्ट्स कोई कंप्लीट हो सकेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुर्तजा वहाब साहब, आपने वक्त निकाला। अली साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा इलाली साहब कि वो तो कह रहे हैं कि वफाक सिवाय कराची वो उल्लू बनाने के और कुछ नहीं कर रहा, तो आप भी ऐसे ही समझते हैं? नहीं, मैं समझता हूं उल्लू नहीं, लूट भी रहे हैं। अच्छा, यानी सिर्फ उल्लू ही नहीं बना रहे, लूट भी रहे हैं। लूट भी रहे हैं हिलाली साहब। उनके लोग थ्रू दे माने कि मैं आपको क्या बताऊं, एक पूरा दिन रखें आप, एक से एक लोगों को बता के उनसे बुला के उनसे पूछे उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप अभी देखेंगे बड़े चीजें अब निकलने वाले हैं कराची के बारे में, और किस किस्म की ये जो फेडरल गवर्नमेंट का क्या क्या हरकतें हैं इस मुल्क की, इस सिटी के अंदर। और मजे की बात ये कि ना ये होगा कि वाकई ये प्रोजेक्ट इस तरह से हो जाएं कि कम से कम इस दफ़ा हम कराची का वो हाल ना देखें जो हमने पिछले साल देखा। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, वापस आते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात हो रही थी कराची पैकेज के हवाले से। इमरान साहब, फिर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि इस दफ़ा इतनी तैयारी कर लेंगे कि वो नहरें बहती हुई हमें सड़कों पर नज़र ना आएँ?
देखिए, आपको मुझे तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं यकीन करें ज़ाती तौर पे भी ये समझता हूँ कि कराची माशी हब है, कराची हमारी शहर आ गया। अब तो जैसे कश्मीर के बारे में कहते हैं ना, तो कराची जो है वो तो, अगर कराची का गला अब आप दबा दें तो आपके मुल्क में तो भूख की भूख हो जाए। लिहाजा कराची में तो ये काम होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए। कराची में जो लोग नहीं करते उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ना वफाकी हुकूमत वहाँ करेगी ना सूबाई हुकूमत करेगी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अभी जब मैंने उनसे कहा, वो सारे रोड्स गिनवा रहे थे, मैंने कहा आए यूनिवर्सिटी रोड पे तो अभी 2-2 फुट के गड़े हैं, तो उन्होंने उसको बात को गोल कर दिया। आप यकीन करें, मैंने 2 फुट, मैंने हिलाली साहब 2 फुट तो बड़े उनको मार्जिन दे के कहा, वहाँ 4-4 फुट के गड़े हैं अभी तक। कौन सा रोड ऐसा है यहाँ? मैं आपको एक और चीज बताऊं, जी लाली, एक और चीज बताऊं। मुशर्रफ जो था वो कराची वाला था, और कराची में वो माने कहा, और एक लिहाज से सही कहा कि मैं कराची का हूं और मैं कराची को इतने पैसे दूंगा, और ये सब ब्रिजेस विजेस ये जो MQM के ज़माने में बनाए थे वो उस वक्त बने थे, तो हम तो इम्प्रेस थे। तो किसी को मैंने पूछा, मैंने कहा कि यार ये क्या पैकेज था? वो कहता है कराची का पैकेज था 8 बिलियन और $8 बिलियन कुल उसके ड्यूरिंग हिज टर्म, $8 बिलियन से। तो मैंने सोचा कि, मैंने कहा कि यार वैसे तो लंदन कितने पैसे पहुंचे होंगे 8 बिलियन से? उसने कहा 80% ऑफ द मनी वॉज साइफन्ड अवे। कराची में जो आप प्रोग्रेस देख रहे हैं, जो भी ये MQM वाले कहें, 80% में नहीं, 20% नजर आ रहा है। 80% बाहर गए थे। अच्छा हिलाली साहब, आपको गॉड सेक, हिलाली साहब आपको पता है वो 20% भी इन्हें क्यों लगाना पड़ा? वो 20% भी इन्हें इसलिए लगाना पड़ा कि नेमतुल्लाह खान साहब ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बुनियाद रख दी थी ऐसी कि जब वो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बने कराची के, तो उन्होंने इतने तरक्याती काम किए कि मुस्तफ़ा कमाल को उसी लेगेसी को लेके आगे चलना पड़ा। और मैं समझता हूँ मुशर्रफ से ज्यादा ये क्रेडिट मुस्तफ़ा कमाल और नेमतुल्लाह खान साहब को जाता है। उन्होंने कराची के लिए बहुत काम किया। अगर ये काम ना करते तो 20% भी कराची पे खर्च नहीं था होना। लेकिन होपफुली कि अब ये भी हुकूमतें कुछ कर लें, अपना अपना हिस्सा डालें और कराची को कुछ संभालें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।